बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे जी इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें जो इन्वॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। इससे पहले हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं, विच वाज यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/c² यू टी। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस कोऑर्डिनेट था x, और सोल्यूशन फंक्शन आया था हमारे पास u ऑफ एक्स टी की फॉर्म में। लेकिन अब चूंकि टू डायमेंशनल है तो हमारे पास दो स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन है और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। सो ऑन दी होल ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशन मिलकर एक इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बना रहे हैं, और हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो चलें बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को, बाउंड्री कंडीशंस को और इनिशियल कंडीशन को रीनेम कर लेंगे। क्योंकि हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले सोल्यूशन सपोज करना है। सोल्यूशन कैसे सपोज करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। डेरिवेटिव ऑफ u कैलकुलेट किया जा रहा है, सो दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। विद रिस्पेक्ट टू x, y और t के कैलकुलेट किया जा रहा है, तो ये तीनों हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो सोल्यूशन फंक्शन आएगा वो इस फॉर्म का होगा, ठीक है। सो ये हमने सपोज कर लिया, लेकिन अब इसकी जो है सोल्यूशन की फॉर्म क्या होगी कि तीन ऐसे फंक्शंस लेंगे जो तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे होंगे और उनकी प्रोडक्ट होगी। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। दिस इज द वेरी बेसिक एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक हो गया। इसके बाद हमने 5 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल करना है। उसके लिए इक्वेशन नंबर 5 को दो बार x के रिस्पेक्ट से, ठीक है, और दो बार y के रिस्पेक्ट से और एक बार t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब x के रिस्पेक्ट से अगर हम करें तो देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन है u ऑफ एक्स टी, ये x पे डिपेंड कर रहा है। जब x में चेंज आएगा u में भी चेंज आएगा, ये यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो जब स्मॉल x में चेंज आएगा कैपिटल X में भी चेंज आएगा, इस पे प्राइम लगा दिया। इसी तरह से दोबारा अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल एक्स और डबल प्राइम आ जाएगा, और ये एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स के, विच इज़ ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसी तरह इक्वेशन नंबर 5 को दो बार y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा, और y के ऊपर डबल प्राइम आ जाएगा इस फंक्शन के ऊपर जो स्मॉल y पे डिपेंड कर रहा है। t के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल t और इस पे एक बार प्राइम आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t। इसे 6, 7 और 8 का नाम दे लेंगे। अब इक्वेशन 6, 7 और 8 को हम इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक हो गया। यू एक्स एक्स की वैल्यू ये रही, ठीक है। इसे यू एक्स एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, प्लस लगा लिया, ठीक है। यू वाई वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और इसी तरह से यू टी की भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ली। अब दोनों साइड्स को एक्स वाई और टी के साथ डिवाइड कर लेंगे। मतलब यहाँ पे अब हम लिखेंगे जी एक्स वाई टी, और इस तरफ भी एक्स वाई टी, मतलब दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से एक्स टी टीज कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से वाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा। बच जाएगा एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स, वाई डबल प्राइम ओवर वाई, टी प्राइम बाई टी एंड 1/c², ठीक हो गया। अब देखिए ये साइड सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई पे डिपेंड करी है, और ये सिर्फ टी पे डिपेंड करी है। अब दोनों इक्वल भी हैं, दोनों की कॉमन रेशो ना तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई पे डिपेंड करी होगी ना टी पे, बल्कि कोई कांस्टेंट होगी। उसे हम के इक्वल लेट किया करते थे इससे पहले, जब हमने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व की थी, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हमने के को पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 रखा था, जब के को पॉजिटिव रखा था, मतलब के को ग्रेटर देन 0 रखा था, या हम कह लें कि के को लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रखा था, तो इन दोनों केसेस में सोल्यूशन ट्रिवियल आया था। मतलब यू ऑफ एक्स वाई टी 0 के इक्वल ऑब्टेन हुआ था। तो हम ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं, इसलिए हम पहले ही यहाँ पे के की नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, जिसे हमने माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल लेट किया है। आप इसके लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सोल्यूशन ज़रूर देखिएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, हम इसे इक्वल लेट कर लेते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर के। सो अब ऐसा कर लेते हैं कि इस साइड को भी एक बार माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास 1/c² टी प्राइम ओवर टी है, इसे भी माइनस लैम्डा स्क्वायर के इक्वल रख लेते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे जी। ये c² टी को माइनस लैम्डा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये है माइनस लैम्डा स्क्वायर c² टी। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर माइनस में है उधर जाके प्लस में हो जाएंगी,
प्लस लेमडा स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल टी है और स्मॉल टी इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेते हैं। सो इसे भी कर लेते हैं एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स को इसी तरफ रख लेते हैं माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये टर्म इधर आके नेगेटिव में आ जाएगी वाई डबल प्राइम ओवर वाई। अब देखिए ये साइड सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एक्स पे डिपेंड कर रही है और ये साइड सिर्फ और सिर्फ स्मॉल वाई पे। अगेन इनकी कॉमन रेशो कोई कांस्टेंट होगा और वो कांस्टेंट हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हमें पता है जब वो कांस्टेंट जीरो और पॉजिटिव होगा तो ट्रिवियल सोल्यूशन आएंगे। तो उस कांस्टेंट का नाम इस बार माइनस म्यू स्क्वायर रख दिया। सो हम ये कर लेंगे कि इस इक्वेशन को माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल रख देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करना है हम लोगों ने कि ये जो साइड है इसे भी एक बार माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे और इस टर्म को भी एक बार माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल रख लेंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं एक्स डबल प्राइम माइनस एक्स म्यू स्क्वायर फिर से एक्स डबल प्राइम प्लस एक्स म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसे यूं भी लिख लेते हैं कोफिशिएंट पहले लिख लेते हैं और इक्वेशन इसे 10 का नाम दे दें। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल एक्स है, ये भी ओडीई है। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे जी। अब ये तीनों माइनसेस तो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और वाई डबल प्राइम ओवर वाई तो इसी तरफ रख लिया, लेकिन इधर आ गया म्यू स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं जी वाई डबल प्राइम ओवर वाई के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर y, और इसे यूं भी लिख सकते हैं y डबल प्राइम माइनस ये टर्म उस तरफ ले आएंगे ना म्यू स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, और माइनस को अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो यह आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 11 का नाम दे लें। ये भी ओडीई है, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल y है। हमारे पास 3 ओडीज आई हैं 9, 10 और 11 की फॉर्म में। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी, इसके लिए हम ऑलरेडी एक लेक्चर कवर कर चुके हैं विच इज़ द लेक्चर नंबर 40। उसमें प्रॉब्लम नंबर 3 देख लीजिएगा 9 के सोल्यूशन के लिए और प्रॉब्लम 6 देख लीजिएगा 10 और 11 के सोल्यूशन के लिए। ये जो हमारे पास 12 है ये सोल्यूशन है हमारे पास 9 का, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 10 का सोल्यूशन ये 13 इक्वेशन में है, 11 का सोल्यूशन 14 में है। सो इस्तेमाल कर लेते हैं इन दोनों सोल्यूशंस को 5 में जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था, क्योंकि अब ये फंक्शंस तो हमारे पास आ गए हैं ना। सो अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो सिंपली ये देखें, ये हमारे पास रही एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 13 से ली है। ये y ऑफ y की वैल्यू जो 14 से ली है, ठीक है। और ये t ऑफ t की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 12 से ली है, इसे इक्वेशन नंबर 15 का नाम दे लेंगे। सो अब हम इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशंस। पहले हम बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करते हैं जो कि इक्वेशन नंबर 2 में थी। इक्वेशन 2 में हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस थी एक्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, और दूसरी थी ए वाई टी। सो सबसे पहले हम ये वाली इस्तेमाल कर लेंगे। अभी तक का जो हमारा सोल्यूशन सबसे जो एग्जैक्ट सोल्यूशन आ रहा है वो इक्वेशन नंबर 15 में है, तो इसी में इस्तेमाल करेंगे। इस कंडीशन का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, साइन 0 0, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, cos 0 1, तो हमारे पास ये टर्म खत्म हो जाएगी। दोबारा इसको रीराइट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके। अब ये फंक्शन ये देखें गिवन है, ये 0 के इक्वल है। अब हमने इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना है इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द सोल्यूशन इज राइट। सोल्यूशन को अगर राइट प्रूव करना है तो ये साइड भी 0 होगी तो ही इस साइड के इक्वल होगी ना। अब ये साइड कब 0 होगी, जब इन तीनों में से या तो तीनों फंक्शन 0 होंगे। अगर इन तीनों ब्रैकेट्स को, ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को और a1 को भी 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 सारी की सारी 0 हो जाएगी, जो ट्रिवियल सोल्यूशन बना देगी। हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इस ब्रैकेट को सिर्फ और सिर्फ 0 रखें तो इक्वेशन नंबर 15 में ये ब्रैकेट यहाँ पे 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 0, इसके साथ सोल्यूशन ट्रिवियल जो किसी काम नहीं आएगा, मतलब हम इसे 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, मतलब नॉन ज़ीरो सोल्यूशन के लिए। इसी तरह से ये ब्रैकेट ये भी इक्वेशन नंबर 15 में अपेयर हो रही है। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये अल्टीमेटली सारी साइड 0 हो जाएगी। अगेन हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए तो हम इसे भी 0 नहीं रख सकते।
हाँ, अगर हम a1 को 0 रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये टर्म ख़त्म होगी, बाकी सारी टर्म्स बच जाएंगी, सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं होगा। सो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन a1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि हम y इज़ इक्वल्स टू 0 पर लेंगे। ठीक है, वो इक्वेशन नंबर 3 में गिवन थी। 3 में भी दो बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी, जो कि जिसमें से फर्स्ट वन ये थी और सेकंड वन थी जी u ऑफ x बी टी इज़ इक्वल्स टू 0। सो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे सब पहले तो। ये कंडीशन बता रही है कि जहाँ जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दें। सो ये हमारे पास 15 है जो हमारा सोल्यूशन है, हम उसमें बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पे 0 पुट कर दें। ये साइन 0 0 हो जाएगा, टर्म ख़त्म हो जाएगी, cos 0 1 हो जाएगा। इसको दोबारा से रीराइट कर लेंगे, ये ब्रैकेट आ जाएगी ये और a2। ये फंक्शन हमारे पास 0 के इक्वल है एज गिवन इन बाउंड्री कंडीशन। सो 0 अगेन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हम इस ब्रैकेट को भी 0 नहीं रखेंगे क्योंकि ये x ऑफ x के इक्वल है। ये भी 0 नहीं रखेंगे, ये मौजूद है 15 में, इसको भी 0 नहीं रखेंगे, अदरवाइज सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। तो मतलब a2 को हम 0 रखेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये दोनों कॉन्स्टेंट्स 0 आ गए हैं, a1 और a2 इज़ इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 15 में इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारा अब तक का सोल्यूशन है। ये 15 है, ठीक है, अभी सारी एज इट इज़ लिख ली है। a1 और a2 को 0 पुट कर देंगे, a1 की जगह पे भी 0, a2 की जगह पे भी 0। ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म ख़त्म हो जाएगी। सो बाकी यहाँ से बच जाएगी ये वाली टर्म b1, ये b2 वाली टर्म बच जाएगी और यहाँ से a3 वाली टर्म। अब हमारे पास a b और ये जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा। ठीक है, उसे a का नाम दे लेते हैं और इस सॉल्यूशन को दोबारा लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे देंगे। अब हम 15 से 16 में आ गए हैं। 16 हमारा मोर सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है देन इक्वेशन नंबर 15। इसमें हमने बाउंड्री कंडीशंस इस्तेमाल की हैं दो। अभी हमारी दो बाउंड्री कंडीशंस रहती हैं जो कि x इज़ इक्वल्स टू a पर है और जो y इज़ इक्वल्स टू b पर है। अब हम बाउंड्री कंडीशंस 16 में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे a सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये फंक्शन 0 के इक्वल है। बाकी हमारे पास ये सारी साइड बच जाएगी, इसे लिख लेंगे। अगेन इक्वालिटी सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन अगर इस फंक्शन को 0 करेंगे तो इक्वेशन नंबर 16 जो हमारा सोल्यूशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को करेंगे इसी तरह, इसलिए इसको 0 के इक्वल नहीं रख सकते, इस टर्म को भी 0 के इक्वल नहीं रख सकते, अदरवाइज सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ से 0 रखेंगे साइन ऑफ म्यू ए को। यहाँ पे अब a को भी 0 नहीं रख सकते, अगर a को 0 रखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 16 में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से सारी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि हम साइन ऑफ म्यू ए को 0 के इक्वल रखेंगे। अब इससे ये होगा कि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, और साइन जो है हमें पता है कि पाई की सारी वैल्यूज़ के लिए 0 होता है, जबकि पाई एम हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन। हम यहाँ पे एम 0 नहीं ले रहे हैं, क्यों? अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, जिसकी वजह से देखिए अगर मैं एम यहाँ पे 0 रखूँ, यहाँ पे 0, ठीक है, और हमें चाहिए म्यू की वैल्यू, म्यू इस तरह से एम पाई ओवर ए, एम 0 रखा, म्यू 0, साइन 0 0, अगेन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, सो हम 0 नहीं रखेंगे। इसके अलावा नेगेटिव वैल्यूज़ रखी जा सकती थी एम की। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम साइन के लिए, साइन थीटा के लिए सॉल्यूशन कैलकुलेट करें और साइन ऑफ माइनस थीटा के लिए, तो ये इतना ही आ जाता है हमारे पास, माइनस बाहर और साइन थीटा, मतलब ये सॉल्यूशंस हम कैलकुलेट करके उनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। सो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, बाकी सॉल्यूशन में इतना ही फ़र्क होगा कि माइनस का साइन आना है साथ। अच्छा, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 17 का नाम दे लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जो कि y इज़ इक्वल्स टू b पर गिवन है। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर b सब्स्टिट्यूट कर दें, b आ गया यहाँ पे भी b आ गया इक्वेशन नंबर 16 में। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए ये साइड तो अभी 0 है, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा,
ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये टर्म 16 में मौजूद है, इस टर्म को भी 0 के इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, ये 0 हो सकती है क्योंकि ये 16 में मौजूद नहीं है, ठीक है। सो 0 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर एंड वाई, और दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें जैसे पहले कर रहे थे। तो ये साइड में इस तरफ लिख रही हूँ लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी था, बी साइन इनवर्स ऑफ 0, अगेन साइन पाई की सारी वैल्यूज़ के लिए 0 होता है। इस बार n इस्तेमाल कर लेते हैं बिकॉज m जो है उसे रिपीट नहीं करेंगे, दोनों फंक्शंस डिफरेंट है। यहाँ पे आ जाएगा जी लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बी, हमें लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आ जाएगा n पाई बाई बी, और ये एज इट इज़ लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर n की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब इसे इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे लेंगे। अब हम यहाँ से लेमडा की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेमडा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम 17 को भी इस्तेमाल कर लेना अब इसमें। सो यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये, तो हम 18 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 18 का स्क्वायर लेंगे, सो लेमडा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, और इधर आ जाएगा n पाई ओवर b का स्क्वायर। म्यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 17 में, वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये तो एज इट इज़, ये माइनस में था प्लस में, तो म्यू की थी m पाई ओवर a स्क्वायर, और लेमडा स्क्वायर को हम यूँ भी लिख सकते हैं जी, ये वाली पहले लिख लें m ओवर a, ये दोनों का स्क्वायर, ठीक है, प्लस n स्क्वायर ओवर b स्क्वायर, और पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले लेते हैं ना स्क्वायर के साथ, ठीक है। ये हमारे पास लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अगर लेमडा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ले लें और ये सारी टर्म लिख दें, तो ये जी स्क्वायर तो हट जाएगा यहाँ से, और जो पाई को हम बाहर भी लिख सकते हैं। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे लें लेमडा स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर 17 और 18 को 16 में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे जो 16 है उसमें लेमडा और म्यू की वैल्यूज़ मौजूद हैं 18, 19 और 17 को, ठीक है। इसके अलावा अगर हम गौर करें कि जब m और n चेंज होंगे तो लेमडा की वैल्यू भी चेंज होंगी, सो इस वजह से हम यहाँ पे m और n लिख देते हैं सबस्क्रिप्ट में। मतलब जब m की वैल्यू चेंज करेंगे, n की वैल्यू चेंज करेंगे तो डिफरेंट लेमडाज आएंगे हमारे पास। अब अगर डिफरेंट लेमडाज और डिफरेंट म्यूज़ होंगे, 17 इक्वेशन में देखें डिफरेंट म्यू होगा m के लिए, तो हमारे पास u ऑफ एक्स वाई टी भी डिफरेंट होंगे ना, क्योंकि जितने एंड्स को चेंज करेंगे उतने सोल्यूशन आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एम एन, कॉन्स्टेंट्स भी हमारे पास चेंज होंगे, म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हमारे पास थी जी एम पाई ओवर ए, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी एन पाई ओवर बी, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें या लेमडा के साथ एम एन लिख दें, तो हम लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेमडा स्क्वायर की, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 18 से, विच वाज एम स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, और पाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन है। 16 में चेंजेस करने के बाद हमने इक्वेशन नंबर 20 लिख ली। अब ए एम एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसको हम स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करना पड़ेगी। इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करने के लिए ऑब्वियसली हमें सॉल्यूशन चाहिए जो कि ओवरऑल डोमेन पर गिवन हो, ठीक है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास इन जनरल ये उस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल करेंगे और जितने भी सॉल्यूशन हमें 20 से ऑब्टेन होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे। जब उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सो वो हमारे पास इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं m इज़ इक्वल्स टू 1, n इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और इन सॉल्यूशंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए जिसके ऊपर हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर सकें। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 21 का इसे नाम दे लें। तो जी ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। अब एक काम करने वाला रह गया है, इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करनी है जो हमें हेल्प आउट करेगी इस कांस्टेंट की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में। इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास u ऑफ एक्स वाई 0 इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब जहाँ पे t है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, जहाँ पे t है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, a की पावर में 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा है सिंपली, और ये हमारे पास इक्वल है f ऑफ एक्स वाई के।
अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमें ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इस्तेमाल करना पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें दोनों साइड्स को इस तरह के सेम फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यहाँ पे हम रख लेंगे जी एल और यहाँ पे रख लेंगे क्यू, ठीक है, थोड़े से डिफरेंट फंक्शंस के साथ ऑर्थोगोनैलिटी के लिए। अच्छा, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, देखें एफ ऑफ एक्स वाई के साथ भी ये दोनों टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, और इनके साथ भी ये सारी और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई कर दी। अब दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, ठीक है, ये बी डोमेन थी उसकी और ये एक्स की, यहाँ पे फिर वाई के रिस्पेक्ट से और एक्स के रिस्पेक्ट से डबल इंटेग्रल आएगा, बिकॉज दो हमारे पास फंक्शंस हैं, एक्स पे और वाई पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से इस तरफ को भी इंटीग्रेट कर लेंगे, 0 टू बी एंड 0 टू ए डी वाई डी एक्स। अब ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन हमें बताती है कि अगर हम m और l को इक्वल नहीं रखेंगे तो हमारे पास इस इंटेग्रल का सॉल्यूशन 0 टू a, जिसमें ये दो फंक्शंस होंगे साइन ऑफ m पाई x ओवर a और साइन ऑफ l पाई x ओवर ए इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। अगर ये 0 आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू 0, सॉल्यूशन ट्रिवियल, जो किसी काम का नहीं। तो मतलब ये है कि हम कंडीशन इस्तेमाल करेंगे जब m इज इक्वल्स टू l होगा। इसी तरह से इस पे भी यही बात लागू होती है कि जब n और q आपस में इक्वल होंगे तो ही y के रिस्पेक्ट से जो इंटेग्रल होगा उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। सो हम यही कंडीशन ले लेते हैं, जहाँ पे l है वहाँ पे m लिख देते हैं और जहाँ पे n है वहाँ पे q लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट से हम अगर इसको करते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी a ओवर 2, और अगर y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो b ओवर 2, ये टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। m हमें पता है 1 से सो ऑन है इन्फिनिटी पॉजिटिव, n भी इसी तरह से है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a b ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है। इस साइड को एवेलुएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई अभी अब हमारे पास एक आर्बिट्रेरी फंक्शन मौजूद है जिसकी वैल्यू नहीं पता है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। सो इसे दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए एम एन की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे कि इसे इधर रहने देंगे, इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले आएंगे। इधर ए बी ओवर 4 था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवीजन में आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, 4 ओवर ए बी हो जाएगा। सो हमारे पास ए एम एन की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 22 का नाम दे लेते हैं। हमारा सोल्यूशन मौजूद है इक्वेशन नंबर 21 में। सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू फाइंड करने वाली रह गई थी वो ए एम एन की थी। हम 22 को 21 में इस्तेमाल कर लेते हैं और गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख लेते हैं। ये लिख लीजिए वैल्यू ए एम एन की, और ये बाकी सारी की सारी वही टर्म है जो इक्वेशन नंबर 21 में लिखी थी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम।